डू यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री बाय 37? आज के हमारे गेस्ट ने वही करा है। सबको लगता है कि शेयर में डालूंगा 10 रुपए में और वो 1,000 हो जाएगा और मैं फायर अचीव कर लूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। एंड इन्होंने 37 की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लिया, दैट टू बाय इन्वेस्टिंग मेजरली इन डेट। मैंने कैलकुलेट किया और मुझे लगा हाँ ठीक है, अगर मैं काम नहीं भी करूं तो इट विल वर्क आउट फॉर मी। 100% डेट था आपके पोर्टफोलियो में एक टाइम पे। सो व्हाट डज योर नेटवर्थ एंड एसेट एलोकेशन लुक लाइक? सो माय कॉर्पस इज एक्चुअली इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना है तो ओनली वे। आपके इंट्रोडक्शन के बाद आई थिंक लोग बहुत क्यूरियस होंगे अबाउट व्हाट यू डू, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। अभी तक की आपकी करियर जर्नी कैसी रही है एंड व्हेन डिड इट स्टार्ट? करियर ऐसा था कि मैं अपना सीए ख़त्म किया, उसके बाद बॉम्बे में जॉब लगी, इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करते थे, सिटी बैंक में, और दुबई का अपॉर्चुनिटी मिला, वहाँ चले गए। अच्छा ग्रोथ हुआ। एक समय ऐसा आया कि जहाँ मैं काम कर रहा था वो यूनिट बंद हो गया। तो आई टू लीव माई जॉब। मेरे बैंक ने मुझे ऑफ़र किया कि मैं दूसरा देश में चले जाऊँ, एंड चूँकि मेरे बच्चे थोड़े छोटे थे और मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा सोशल सर्कल था, तो मेरा इंटरेस्ट कम था रीलोकेट वापस करने का। सो मैं बोला मैं कुछ और देखता हूँ। बट उस टाइम मार्केट भी बहुत अच्छा नहीं था और आई वॉज इन अ फ्रेम ऑफ माइंड कि जो मुझे बहुत पसंद आएगा मैं उसी में काम करूँगा। आई विल जस्ट नॉट टेक एनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। और ऐसी अपॉर्चुनिटी आई नहीं। आई एम मोर हैप्पी नॉट वर्किंग। सो उस टाइम मैंने कैलकुलेट किया और मुझे लगा हाँ ठीक है, अगर मैं काम नहीं भी करूँ तो इट विल वर्क आउट फॉर मी, एंड दैट इज हाउ आई मूव टू अर्ली रिटायरमेंट. Okay. But in hindsight now when I see, actually that point was very very early in life. I was probably 37, 38 when I stopped working. Yeah, okay. And 100% debt था आपके पोर्टफोलियो में एक टाइम पे. Let's talk about your asset allocation today as we speak. So what does your net worth and asset allocation look like? But let's go to asset allocation and then we'll come to that. Asset allocation still is 85% debt, largely because today my accruals means interest income which जो आती है डेट में से, मेरा एक्सपेंसेस इज लेस देन हाफ, एक्चुअली मच लोअर देन दैट. सो मुझे ज़रूरत नहीं है आज एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की. तो अगर मेरा 100 रुपये पोर्टफोलियो है, 6 रुपये का करीब इंटरेस्ट इनकम होता है, तो पोस्ट टैक्स तो 3 रुपये मेरे साल के एक्सपेंस हैं. अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं कि 6 से 8 रुपया मैं मतलब ज़्यादा रिस्क लूँ, कोई इक्विटी में डालूँ, कहीं कुछ हाथ पाँव मारूँ और अभी 6 की जगह 8 कमाऊँ. मैं 3 ही खर्चा कर रहा हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कैपिटल लॉस नहीं हो. मेरी नीड नहीं है आज कोई और एलोकेट करने की, इसीलिए मेरा एलोकेशन डेट में बहुत ज़्यादा है. बट फिर भी मुझे लगता है कि एज अ वेल्थ प्रिजर्वेशन स्टफ मुझे इक्विटी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. मैं शायद 3-4 साल पहले भी 95% डेट में था. आज मतलब 5-7% इक्विटी में हूँ और मैं शायद 25% इक्विटी में चला जाऊँ ओवर नेक्स्ट 2 years 3 years पीरियड. और उसमें एक जो है, मैं आज की तारीख में ये सोच रहा हूँ कि वो ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन मेरा ओवरसीज मार्केट में होगा रादर देन इंडियन मार्केट्स. Okay, so we will explore that, but उससे पहले, to have 85% of your money in FDs is a big commitment debt. And आजकल on the internet especially, जो narrative है in the FIRE community, it's that equity is the only way to achieve FIRE. You are a different story altogether. So again, when the inflation rates are as high as they are right now, lifestyle expenses इतने बढ़ गए हैं, do you not feel like that is eating into your corpus today? For me, it is not. मेरा 6 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है और मेरा 3 का ही एक्सपेंस है. So my corpus is actually increasing every year with this also. मतलब इक्विटी होना चाहिए सबके पोर्टफोलियो में. बट इसमें आपकी एक बात, जो क्वेश्चन शायद डायरेक्ट नहीं था मगर मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, कि सबको लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स करने से मैं कोई एक शेयर में डालूंगा 10 रुपए में और वो 1,000 हो जाएगा और मैं फायर अचीव कर लूँगा. ये मेरे
हिसाब से एकदम गलत सोचने का तरीका है। Okay. ऐसा कभी भी नहीं होगा। शायद कोई 1 मिलियन में से कोई एक आदमी होगा जिसको ये हो सकता है। जिसको भी फायर अचीव करना है, और फायर भी शायद अपन बात करेंगे, मैं फायर वर्ड भी यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं FI वर्ड यूज करना चाहता हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जिसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना है वो कभी भी इन्वेस्टमेंट करके नहीं अचीव कर सकता। मैथ डज नॉट वर्क आउट एट ऑल। अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना है, द ओनली वे इज यू डू एक्सीलेंस इन योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जॉब कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कंटेंट के लिए, उसमें आप अच्छा कीजिए, उसमें आप इतनी मेहनत कीजिए कि हर 5 से 10 साल में आप 10x ग्रोथ करें, एंड देन यू विल अचीव फायर। अगर आपको मतलब चूंकि ये अभी मौका भी नहीं है और दस्तूर भी नहीं है, बट अगर आप एक्सेल पे करेंगे, आप चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लें और उसमें कितने भी अच्छे 20% CGR डाल दें, 40% CGR डाल दें, आपका फायर नंबर कभी भी शायद 60 साल की उम्र में हो जाएगा, बट 40-45 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट से कभी भी फायर हो ही नहीं सकता है। लार्जली ऑल्सो बिकॉज, जस्ट वेरी क्विकली आई विल से, जैसे बोलते हैं इक्विटी बहुत अच्छा रिटर्न देता है। हिस्टोरिकली इक्विटीज इन इंडिया हैज गिवन रिटर्न ऑफ 12-13% CAGR। उसमें से आप 8% एवरेज इन्फ्लेशन निकाल दें, 1-1.5% टैक्स का निकाल दें, तो आपके पास 4% बचे। तो एक्चुअली पोस्ट इन्फ्लेशन आपका 100 रुपया 104 रुपया हो रहा है एक साल में। 10 साल में वो शायद 100 का 160 होगा विद द कंपाउंडिंग इम्पैक्ट। 140 की जगह 160 होगा। अब 100 का 160 करने में आप कभी भी फायर नहीं, क्योंकि फायर करने के लिए आपको 100 का 1000 बनाना है। मैं काफी लोग को बोला भी है, इन्वेस्टिंग इज टू keep you rich, it is not to make you rich. So coming back on that net worth question, मेरी नेटवर्थ आज इतनी है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। अगर कोई रेशियोज में बोलना चाहें तो ऑलमोस्ट 30-40 times my annual expense. So it's very comfortable number. Okay. And you know, when you look back, I mean, अब तो आप चलो वो फायर वाला लाइफ जी रहे हो, बट इफ समबडी इन द ऑडियंस वाज टू आस्क यू कि आज की डेट में कैसे कैलकुलेट करा जाए कि मुझे फायर अचीव करने के लिए कितना कॉपस चाहिए, डू यू हैव अ फ्रेमवर्क फॉर दैट? मैंने जो यूज किया है वो ज्यादातर लोग वही फ्रेमवर्क यूज करते हैं, बट मैंने कहीं पढ़ के नहीं किया था। मैं तो ऐसा ही बैठा था उस दिन और बोला कि यार अब 18 महीने हो गए, नौकरी नहीं मिली, तो अब क्या करें। तो मैं अपना सब कैलकुलेट करने बैठा, तो फिर मैंने उस टाइम देखा कि मेरे मतलब मैं उस टाइम भी करीब 25 टाइम्स पे था, बट वो उस टाइम दुबई का एक्सपेंस था। अब मैं पूना में आ गया तो ऑब्वियसली एक्सपेंस कम हो गए, तो वो रेशियो फेवरेबल ज़्यादा हो गया। बट मैं बोला 20-25 टाइम करीब था। तो अगर अब मैं इंडिया में शिफ्ट हो जाता हूँ, मेरे एक्सपेंस कम हो जाएंगे, आई एम वेरी कंफर्टेबल, कुछ ज़रूरत नहीं रहेगी। सो number of years of your expense is the most easiest and best the base number to do. So I will say between 10 to 15 is bare minimum. Nobody should do RE at 10 to 15, but they can say that I have achieved FI. I am financially independent, but it is not a level at which you can do RE. For RE, I will say 20 to 25 is bare minimum. अगर कोई 30-35 तक जा सकता है, then it is a level where even a worst case contingency will not impact you. And I want to talk about the debt investing a little bit. Again, क्या वहाँ पे कोई strategy थी, or was it just, you know, and at that point of time FDs के बारे में सब बात करते थे, you just rooted all of your money there? Or again, was there a strategy even at that point of time? No, there was no strategy at that point of time, but since I have taken FI, it is my primary job. So FDs, once a person is anywhere more than 20% tax bracket, FDs is the worst route. FDs is a great instrument because it is simple, easy to understand, easy to liquidate. Even though you have taken 5-year FD, you can go to the bank and liquidate in 5 minutes. This, that, even though there might be small amount of stuff, but they are very bad instrument because there is a taxation impact is there. So debt
needs to manage. Another problem with debt is, unlike equities, there is very less amount of research and public discourse Yeah. available. There is so much content on equities, Yeah. people can do that. And the last problem is, in equities, if you go right, you can really make lots of money. While in debt, if you go right, you will make that same interest rate, whatever, 6-7%. But if you go wrong, you will lose the whole. So debt is a very, in a sense, very complicated instrument. I get the advantage because when I was working in so-called rates and the currency market. So I have that basic core knowledge to understand. So debt is very complicated in that sense. But for your listeners who are in 20% or more tax bracket, has to get away from FDs and move into simple debt mutual funds. And in that also, you can ask simple questions like, what is the portfolio credit rating, which is an average credit rating of all the investments made by that fund. Because they generally have 20-25 investments. What is the average credit rating? Should not invest in anything which is less than A average rating. Or rather, to make it simple, the 10-year government bond today is 6.7% or so. Don't invest in debt in anything which gives more than 1% of government debt. So government debt is 6.7. So 7.7, 8 is your maximum. Anything which is offering more than 8 is risky. So you invest in anything more than 8 only if you can understand that risk. You have ability to research and understand that risk. Don't take because अभी ये कोई 9% दे रहा है, कोई 10% दे रहा है. Just don't do it. It is not worth the risk reward. While in equity the same thing, same company का आप equity भले ही ले लो, because वहाँ पर अगर अच्छा होगा तो 10x भी हो सकता है. बट यहाँ पर तो अगर 8% होगा तो 8 ही मिलेगा, और वर्स्ट केस होगा तो बहुत खराब होगा. तो डेट इज एक्चुअली in that sense a complicated instrument, more complicated than equity. Simple rule: move away from FD if you are more than 20% tax bracket, and don't invest anything which is more than 8%. So today, if you were to talk about your passive income streams, what does that look like? So as I said, my everything is in debt, but everything is not in a straightforward debt, especially because I am in higher tax brackets. So I have moved away from FDs, which used to be almost everything. My like large part of my debt was in FDs, but today my very small part of the debt is in FDs. So I've moved away from FD. I am invested in debt mutual funds, and in that also I have not taken any credit funds. Largely it is either a GSEC fund or a bank. There is a bank and PSU fund. Some bit is in very good scheme called Bharat Bond. Bharat Bond, which was launched 3-4 years back by Edelweiss. I have also invested in AIFs, which are debt-based AIF of very secured kind of, basically a REIT InvIT, which is also largely a debt kind of investment. So because of that, my passive income profile is compared to an FD time where it was bracketed. Now it is very non-static. I manage that by extreme cash flow accounting. So I really know on which day what is maturing, what money is coming, what is liquid money which I can sell and generate funds if needed to be. So that is how I manage my daily cash flows. So everything is extremely bracketed in the system. It gives updates to me. What is happening. हाँ, here debt में एक और जो अपन पहले बात कर रहे थे, एक और ये चीज़ है, उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह जो आते हैं वो ट्रैक करना भी बहुत बड़ी चीज़ है. क्योंकि आपको हर 6 महीने में कुछ इंटरेस्ट आएगा, कुछ साल में आएगा, और आपने एक मिस कर दिया क्योंकि बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी या कुछ हो गया था. आप अगर ट्रैक नहीं करते हैं, वो मिस हो गया, तो आपका पूरा रिटर्न प्रोफाइल प्रॉब्लम हो जाएगा. तो अगर आप डायरेक्ट डेट इन्वेस्टिंग करते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको जो नॉर्मल आदमी उसको डेट करने म्यूचुअल फंड करे तो वो हेडेक ले लेगा. अगर आप डायरेक्टली डेट इन्वेस्ट करते हैं तो ये सब भी
इश्यूज हैं जो आपको ख्याल रखने पड़ेंगे। कैन यू सिंप्लीफाई डेट इन्वेस्टिंग फॉर अस? विद इन डेट क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड वो ऑन एवरेज कितना रिटर्न देते हैं? सो एफडी है जनरली 7-7.5% मिलता है आज की तारीख में। Okay. सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सब लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, तो कुछ पोर्शन आपको उसमें एफडी में रखना चाहिए। एफडी से ऊपर है डेट म्यूचुअल फंड, उसमें आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, तो 7% की जगह आपको शायद या 7-7.5 की जगह 6 से 7 या 6 से 7.5 के बीच में मिलेगा। मगर फ़ायदा ये है कि टैक्स बेनिफिशियल है, इन द सेंस कि एफडी में हर क्वार्टर आपको टैक्स लग जाता है, जबकि म्यूचुअल फंड में जब आप बेचेंगे तभी लगेगा। अगर आप 3 साल आप होल्ड करें तो 3 साल के बाद आपको टैक्स लगेगा, तो टैक्स एफिशिएंट है थोड़ा सा। और दूसरा, आपको टेंशन नहीं है, कोई और मैनेज कर रहा है आपके लिए, आपने बस एक बार डाल दिया, तो बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, वो होना चाहिए। उसके ऊपर आता है इनविट्स एंड रीट्स। ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में, पिछले 5-7 साल से ही आया है। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आप 8 से 12% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सिक्योरिटी और सेफ्टी मैं बोलूँगा कि बहुत हद तक डेट के जैसा है, क्योंकि रीट में क्या होता है, सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, खाली जो तैयार माल है उसी को ले सकते हैं। तो रोड विच इज ऑलरेडी बिल्ट, रेवेन्यूज आ रहे हैं, उसमें टोल आ रहा है, उसी को आप इनविट में डाल सकते हैं। तो अब वर्स्ट के सिनारियो क्या हो गया कि बाढ़ आ गई और या कुछ खराब हो गया तो अलग बात है, बाकी रोड बिल्ट है या ऑफिस बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें रेंटल्स आ रहे हैं, उसको आपने, तो वो बहुत ही सेफ एसेट है। एफडी जितना सेफ तो नहीं है, मगर बहुत ज्यादा सेफ है। तो वो भी मैं तो डेट की कैटेगरी में ही यूज करता हूँ। दो टिपिकली उसको डेट और इक्विटी के बीच में माना जाता है थियोरेटिकली, बट मैं डेट के ही तरह से उसको मानता हूँ, और उसमें आप 8 से 12% तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में रिस्की डेट आता है, लोग डिबेंचर्स वगैरह है। मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए तो बोलूँगा कि आप बिल्कुल इसे टच मत कीजिए। मेरा रूल है 8% से ऊपर कुछ भी है तो आप मत कीजिए, अनलेस आप समझते हैं, आपको जानकारी है और या आप रिसर्च करके उसकी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। बट जो बना सकते हैं उनके लिए है काफ़ी सारे डिबेंचर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो 8 से 10% तक, ऐसे तो 15% वाले भी अवेलेबल हैं, बट वो तो बिल्कुल आप टच मत कीजिए, बिल्कुल भी। बाज बोलते हैं, डोंट इवन टच इट बाय बाजपोल। बट जो 8 से 10% तक वाले हैं, वो अगर आप समझते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद AIFs आते हैं। वो AIFs हर तरह का, AIF इज एक्चुअली जस्ट अ बास्केट। उसमें people can put whatever assets are there. They can put equities, they can put startup funding, they can put debt, they can put InvIT. So आप समझिए उसमें क्या है। बट जो डेट वाले AIFs हैं, some of them are decent, some of them are risky, but still you know that some very good investment managers are working into it. Some of them offer 15% kind of return also. I will not recommend anybody without serious amount of knowledge to invest, but who can understand that risk and is willing to take that risk should take it. And also, what is the difference between financial planning for a person जो single है versus a person जिसकी एक family है, उसके ऊपर dependence है? So दोनों cases में how do you financially plan for fire? दो बहुत बड़े चेंज हैं। सबसे पहले तो आपके अगर बच्चे जो भी हैं, मतलब 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, जो भी कुछ है, बट आप एक बहुत रियलिस्टिक एस्टिमेट लेके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा अपने नेटवर्थ से एक्सक्लूड कर दो। तो सपोज आपकी 5 करोड़ की नेटवर्थ है और आपको लगता है कि बच्चों के लिए 50 लाख रुपए एजुकेशन स्पेंड होगा, तो आप कम से कम 50 निकाल दो। मेरे हिसाब से 1 करोड़ निकाल दो, क्योंकि बाय द टाइम बच्चे बड़े होंगे वो इन्फ्लेशन आ जाएगा, और बच्चों की पढ़ाई के सिवाय बहुत सारे दूसरे बच्चों के खर्चे होते हैं। तो वो आप अपनी नेटवर्थ से निकाल दो, एंड देन यू यूज द सेम फॉर्मूला नंबर ऑफ टाइम्स योर एनुअल स्पेंड। एंड आपके केस में आपने इमरजेंसी के लिए क्या कंटिजेंसी प्लान्स बना रखे हैं? एक्चुअली
पिछले 4-5 साल में ज़्यादा मैं इस पे फोकस हुआ हूँ। पहले इतना ज़्यादा नहीं था, बट अब मेरा 10% नेटवर्थ इज इन एक्सट्रीमली लिक्विड, लाइक अ सेविंग बैंक अकाउंट, और वेरी वेरी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लिक्विड फंड्स या समथिंग विच आई कैन विड्रॉ वेरी easily. Okay. I have a very high amount of health insurance. I have now health insurance of 5 crore sum. Not just because I may need 5 crore today, but probably in 15 years I will need that. So I can say as an emergency, if tomorrow I was to be getting hospitalized, I really will not have to pay anything from my pocket. Okay. And extreme amount of the 10% of my net worth is in very very liquid, something which I can withdraw immediately. Understood. 1-2 days notice maximum. Understood. Okay. And a really big financial decision when it comes to planning finances is घर खरीदने का, right? आपके हिसाब से under what context does it make sense to buy real estate, and in what cases should a person stay away from it? Real estate which is developer built homes are not for investment. Okay. So anything which is built by any developer is not for investment. It is for staying. So if you need a home for staying, for your own family, you want to stay in that Primary place, primary household, you buy that, and you buy that not as investment, and you actually, when you're calculating your FIRE number or FI number, reduce the amount which you have put in the house from your net worth. It is like an spend. It is like a car. You spend that money. That money is gone, done, dusted, finished. It is like your expense, done. House built by builder is never an investment. Okay. After that, real estate, there is a commercial real estate and there is land. If somebody who can understand land, who can take that risk, should be very positive, should go for it. बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है लैंड में, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कम लोग को समझ में आता है, और जो कर सकता है उसको बिल्कुल करना चाहिए. कमर्शियल रियल एस्टेट भी सिमिलर लैंड जैसी कैटेगरी में आता है, और वो भी बहुत ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट है. अगर आप समझ सकते हैं तो आपको करना चाहिए. मैं लैंड भी नहीं समझता हूँ, मैं कमर्शियल रियल एस्टेट भी नहीं समझता हूँ, तो मैं मतलब इन्वेस्ट करना तो छोड़ो, मैं देखता भी नहीं हूँ उस तरफ. Okay. And what is your relationship with real estate? Are you currently renting or buying? No, I finally bought. I'm very much against buying. मुझे लगता है कि घर रहने के लिए भी नहीं खरीदना चाहिए, बट जो सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम है वो है इलिक्विडिटी. कि आपने एक बार खरीद लिया तो अब बेचना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कभी 3 महीने लगेंगे, कभी 3 साल लगेंगे बेचने में. और सेकंड इज इलिक्विडिटी ऑफ मूवमेंट. अगर मैं पूना में घर ले लिया, तो अब मैं अगर कल चाहता हूँ कि मैं मैसूर शिफ्ट हो जाऊँ, या कल चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड शिफ्ट हो जाऊँ, तो अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने घर ले लिया है. तो वो रिजिडिटी हो जाती है. इसीलिए मैं लेना नहीं चाहता था, बट फैमिली वांटेड, सो फाइनली आई टुक द प्लंज. सो आई बॉट द हाउस. आपने ये घर लिया था after achieving FIRE or before? Yeah, I just bought 3 years back. Okay, and again, can we talk about the financing process? तो आपने उसके लिए लोन लिया था? और हाँ, मैंने लोन लिया था, बट लार्जली बिकॉज लिक्विडिटी, कि मेरी एफडी शायद 2 साल में मैच्योर होंगी, या 4 साल में मैच्योर होगी, मेरे को आज पेमेंट करना है सेलर को, तो उसके लिए लिया था. तो मैंने ऐसे 20 साल का लोन लिया था, मैंने शायद 12-14 महीने में लौटा दिया, एज बिकॉज मेरे पास तो पैसा है ही एफडीज में, so as and when they matured, I just repaid that loan. And AIF में इन्वेस्ट करने के लिए again, is there a limit, like a minimum capital? Yes, 1 crore सेबी का मिनिमम टिकट साइज है. Okay. And अगर कोई इस पॉडकास्ट को देखता है and they start working on their financial independence journey, आपका एक मैसेज इनके लिए क्या होगा? बहुत बड़ा विजन रखो. खाली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं, मतलब आप क्यों नहीं चाहते हो कि मेरा यॉट हो, मेरा प्राइवेट प्लेन हो, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट क्यों करते हो सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए? बड़ा विजन रखो. जब आप यंग हो तो बहुत मेहनत करो, बहुत मज़े करो. अगर आप मज़े कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, तो पैसा तो आएगा ही. पैसा गुलाम है मेहनत का और आपकी लक का. सो FI का टारगेट लेके एडिशनल टेंशन मत लो, हो जाएगा. Enjoy your life and life will happen. Thank you so much, Sandeep. That was such a great conversation, and thank you so much for giving us your time.
एंड यू टू, आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया हो। आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द नेटवर्क शो, सो टेक केयर अंटिल देन।